अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सीनियर ऑडिटर की जॉब के रिलेटेड कि इसमें टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कैसे कैसे इसका सिलेबस डिवाइड किया गया है। तो आज हम सब उसके रिलेटेड पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक इंग्लिश का पोर्शन है, एक है प्रोफेशनल टेस्ट का पोर्शन। अब जो इंग्लिश का पोर्शन है ना, वो 20 मार्क्स का टेस्ट किया जाता है और जो कि उनमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो उसमें आ जाती हैं कि हमारे सेंटेंस की करेक्शन हो जाती है, प्रेपोजिशंस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होते हैं, इडियम्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। अब जो साथ इंग्लिश पोर्शन के बाद जो प्रोफेशनल टेस्ट का पोर्शन है ना, वो आता है 80 मार्क्स का और उसमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो उसमें आ जाती हैं कि काउंटिंग प्रिंसिपल हो जाते हैं, जर्नल लेजेस, डेप्रिसिएशन हमारी आ जाती है, अकाउंटिंग जो भी हेड्स हैं वो हमने सारे डिस्कस करने होते हैं, सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो एनुअल बजट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमसे टेस्ट किसी भी तरीके से कर सकता है, तो हमें इन सब के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हम कुछ प्रोफेशनल टेस्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज़ हमने प्रिपेयर किए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, उनसे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, डबल एंट्री बुक कीपिंग वाज फादर्ड बाय। ये एक लुकास पेचोली इटालियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसका कंसेप्ट दिया था डबल एंट्री कीपिंग बुक का, जिसमें हम अपने पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में डिवाइड करके लिखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एंड सोर्सेज एंड एप्लीकेशन स्टेटमेंट्स आर। तो ये सिनोनिमस, ये सिनोनिमस मीन्स ये सेम एक चीज़ ही हैं, डिफरेंट नेम्स हैं उनके, ठीक है। डेप्रिसिएशन इन पीरियड्स इज सिमिलर टू। अब जो डेप्रिसिएशन होती है ना, वो होती है टेंजिबल फिक्स एसेट की हम कैलकुलेट करते हैं, तो और जो अमोर्टाइजेशन होती है वो होती है इंटेंजिबल एसेट्स की। तो जो डेप्रिसिएशन है ना, ये रिलेट करती है अमोर्टाइजेशन से। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस शीट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड। अब जो बैलेंस शीट होती है ना, वो बनाई जाती है एज ऑन द स्पेसिफिक डेट, ठीक है। और जो हमारी इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, वो बनाई जाती है फॉर द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारे पास। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन इंश्योरेंस द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। अब जो इंश्योरेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम सबके लिए एक कंबाइन अकाउंट बना लेते हैं, जिसमें फायर आ जाते हैं, मैरीन और एक्सीडेंट एटसेट्रा जो कि यहाँ मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, पार्टनर्स इन पाकिस्तान कैन टुडे बी फिक्स एट द फॉलोइंग नंबर्स। अब जो मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट है ना, हमारे लॉ में सेट कर दी गई, तो वो है 20। अगर इससे लिमिट एक्सीड कर जाए ना, तो फिर हम वो पार्टनरशिप नहीं रहती, तो हमें उसे एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, फ्लेक्सिबल बजट इज़ अ बजट विद द फॉलोइंग फीचर्स। अब जो फ्लेक्सिबल बजट होता है ना, ये प्रोडक्शन, जितनी हमारे पास प्रोडक्शन कम है या ज़्यादा, उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास अल्फ़ा, ये राइट है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेक इवन कैन बी कैलकुलेटेड। अब जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा होता है ना हमें लॉस हो रहा होता है। तो वैसे प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास होता है टोटल रेवेन्यू, उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। जब हम प्रॉफिट को ज़ीरो कर देते हैं ना ब्रेक इवन फाइंड करने के लिए, तो टोटल जो कॉस्ट का फंक्शन होता है ना, वो होता है फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वहाँ ये ऑप्शन यहाँ पे जो बीटा है ना, ये हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्विक रेशो कैन बी कंप्यूटेड एज। अब जो क्विक रेशो होती है ना, रेशो हम निकालते हैं एसेट्स और लायबिलिटी की को डिवाइड करके। जो हमारे पास क्विक रेशो आ जाएगी वही करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास क्विक रेशो आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10,
In straight line method of depreciation, the written down value of a fixed asset will be at the end of the life of asset as under. अब जो डेप्रिसिएशन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एसेट की, जब उसकी यूज़फुल लाइफ एंड हो जाती है ना, तो तब उसकी जो WDV हो जाती है ना वैल्यू, जो रिटर्न डाउन वैल्यू जिसे हम कहते हैं, तो वो ज़ीरो हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, सेल्स बजट मस्ट बी प्रिपेयर्ड। जो सेल्स बजट होती है ना वो वो बेस करती है मार्केट की सेल्स पे। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडियरी अकाउंट्स इन बैलेंस शीट ऑफ एन लिस्टेड होल्डिंग कंपनी इज एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान। अब जो अनलिस्टेड होल्डिंग कंपनी है ना, उनके जो सब्सिडियरी अकाउंट्स हम बनाते हैं तो वो रिकॉर्ड होते हैं जब हम बैलेंस शीट अपनी में रिपेयर कर रहे हो ना, तो उसमें वो अकाउंट लाजमी तौर पे मेंशन किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, रिटेन्ड अर्निंग इज सिनोनिमस टू। अब जो रिटेन्ड अर्निंग होती है ना, उस अकाउंट में हमारा प्रॉफिट आ जाता है, और डिविडेंड्स पे करते हैं वो आ जाता है। तो इस सिमिलरली अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम इसी बेस पे बनाए जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी इन पाकिस्तान इज़ अंडर। अब जो बैंकिंग कंपनी होती है ना, वो रजिस्टर होती हैं अंडर कंपनी लॉ भी होती हैं। तो पहले तो कंपनीज ऑर्डिनेंस चलता होता था 1984 का। अब रिसेंट जो है वो चल रहा है कंपनीज एक्ट 2017। तो जो ऑडिट रिपोर्ट है ना बैंकिंग कंपनीज़ की, तो वो होती हैं कि बैंकिंग का कंपनीज़ का अपना जो ऑर्डिनेंस है 1962, उसके अंडर भी ये रिक्वायर्ड है। और जो कंपनीज़ का ऑर्डिनेंस था 1984, तो उसमें भी रिक्वायर्ड है। तो और यहाँ पे हमारा आंसर नंबर सी जो करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, डेफर्ड टैक्सेशन इज़। अब जो डेफर टैक्स होता है ना, ये ना ओनर्स इक्विटी, मतलब ओनर के कैपिटल का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान फॉलोज। अब ये देखें, ना तो ये ओपन एंड म्यूचुअल फंड को फॉलो करता है, ना ही क्लोज एंड को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नॉन ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट कंस्टिट्यूएंट। अब जो डायरेक्टर रिपोर्ट होती है ना, जो जब फाइनेंशियल रिपोर्ट हम बनाते हैं ना, तो उसमें जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है ना, वो मैंडेटरी फॉर मतलब कि कंपनीज़ के लिए वो लाजमी तौर पे ज़रूर बनाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, every limited company in Pakistan is required by law to include the following along with the financial report। तो जो कि लाजमी फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो चीज़ ऐड की जाती है, कि जो हमारे कंपनी लॉ के अंदर भी बताई गई है, वो होती है कि चेयरमैन का रिव्यू जो होते हैं ना, वो लाजमी तौर पे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, कैश बजट एक्सक्लूड द फॉलोइंग। अब जो कैश बजट है उसमें सारी कैश की आइटम्स डिस्कस होंगी, तो इसलिए हम उसमें से नॉन कैश की आइटम डेफिनेटली एक्सक्लूड मतलब निकाल देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, NGOs आर लीगली रिक्वायर्ड टू। अब जो NGOs होती हैं ना, बेशक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लेकिन इनको भी अपने अकाउंट ज़रूर बनाने पड़ते हैं, जैसा कि लॉ ने डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, ये फिक्स ही रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती प्रोडक्शन के कम होने से या ज़्यादा होने से। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वही करेक्ट है। आ गया क्वेश्चन नंबर 22, कन्वर्जन कॉस्ट। अब जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो लेबर की कॉस्ट होती है प्लस ओवरहेड कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 23, प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ रेलिवेंट टू।
अब जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है एक सीमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ भी एक प्रॉपर एक प्रोसेस चलता है, उसके बाद में एक सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसी तरह ही प्रोसेस कॉस्टिंग भी उसके बिल्कुल रेलिवेंट ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट होता है जब उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह लेस कर देते हैं, मतलब डिडक्ट कर देते हैं, और उसके साथ ही डेप्रिसिएशन होती है। तो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है, तो जब हम निकाल देते हैं तो वो आके जो प्रॉफिट आता है तो उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज़। अब जो गुड अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना, वो तभी अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम बनता है तो जब उसमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए, तो और जो उसकी कॉस्ट हो ना उसको रैशनलाइज किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसमें राइट इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 26, वेरिफिकेशन इंक्लूड्स। जो वेरिफिकेशन होती है ना, उसमें ना तो ये वाउचर चेक होते हैं, ना ही ऑडिट वगैरह रिपोर्ट इसको चेक किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नॉन ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, स्ट्रेटिफाइड ऑडिट सैम्पल मीन्स। अब जो स्ट्रेटिफाइड ऑडिट सैम्पल मीन्स इसका मतलब होता है कि हमने रैंडमली बेसिस पे ना कुछ सैम्पल आइटम सेलेक्ट कर लिए हैं ऑडिट के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनल कंट्रोल इज़ टोटली सिनोनिमस विद। जो इंटरनल कंट्रोल होता है ना, उसमें इंटरनल मैनेजमेंट होती है, ना कि इंटरनल चेक या इंटरनल ऑडिट ये वो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑडिट ऑफ अ बैंक इज जनरली कंडक्टेड थ्रू। जो बैंक्स का होता है ना, उनका सिस्टम ये होता है कि उनका रूटीन बेसिस पे ना चेकिंग होती है, ऑडिट होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 30, एन ऑडिटर इज़ लायबल फॉर हिज एनुअल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स टू। तो ये ऑडिटर होता है ऑनर्स को लायबल, ना कि क्रेडिटर्स और बैंकर्स के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। इनकम आगे है क्वेश्चन नंबर 31, इनकम टैक्स इज लिविड ऑन। ये इनकम टैक्स होता है, ये हमारी प्रिजम्पटिव इनकम जो ओवरऑल इनकम होती है ना, तो उसके ऊपर लागू होता है, ना कि ओनली एग्रीकल्चरल इनकम। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आ गया क्वेश्चन नंबर 32, इफ़ अ फर्म हैज़ पेड सुपर टैक्स इट्स पार्टनर्स में फॉलो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है ना, पे इनकम टैक्स एज रिक्वायर्ड अंडर लॉ। तो ये हमारे पास राइट आंसर है, क्योंकि इनकम टैक्स उनको पे करने पड़ता है जो कि लॉ के अंदर रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 33, अ रेजिडेंट मल्टीनेशनल कंपनी नीड नॉट। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना रेजिडेंट, वो उसे टैक्स पे करना ही पड़ता है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ये भी करेक्ट नहीं होगा, बी भी करेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नॉन ऑफ द अबव ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इनकम टैक्स रेट्स आर सेम फॉर। अब जो इनकम टैक्स रेट्स बैंकिंग कंपनी के ना, इनके लिए सेम ही होते हैं सबके लिए, लेकिन जो दूसरी लिमिटेड कंपनीज हैं उनके लिए ये टैक्स वेरी करता रहता है, जो कि गवर्नमेंट डिस्क्राइब करे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 35, सुपर टैक्स ऑन कंपनीज इज इन वोग इन पाकिस्तान, नॉट इन वोग इन पाकिस्तान, नॉन ऑफ द अबव। और जो सुपर टैक्स वाला कंसेप्ट है ना, ये पाकिस्तान में बहुत कम है, तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, करंट रेशियो इज़ कैलकुलेटेड है। अब जो रेशियोज होती हैं हमने पहले भी कैलकुलेट ऊपर देखी है कि रेशियो हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को डिवाइड करके उन रेशियो लेके निकालते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, शॉर्ट टर्म लोन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अब जो शॉर्ट टर्म लोन होता है ना, शॉर्ट टर्म लोन दो टाइप्स के लोन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म लोन, एक शॉर्ट लोन। अब जो लॉन्ग टर्म लोन होता है ना, वो लोन होता है जो हमने 1 साल के अरसे के बाद पे करना होता है,
और जो शॉर्ट टर्म लोन होता है वो हमने विद इन 1 ईयर, 1 साल से कम के अरसे में पे कर देना होता है। तो इसलिए और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Question number 38. A partnership in today's Pakistan under the current law can have the following numbers of partners. वही पहले वाली बात आ गई कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं जो कि लॉ में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो वो 20 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39. कम्बिनेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। अब जो कम्बिनेशन से मुराद है कि दो या दो से ज़्यादा कंपनियों का आपस में इंटरकनेक्ट होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एमालगमेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड कम्बिनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 40. सोर्स ऑफ फंड कैन बी इंक्रीज बाय। अब जो फंड के सोर्स होते हैं ना वो हम या तो अपने शेयर इशू करके कोई भी कंपनी बढ़ा सकती है, ये अपना कोई एसेट वगैरह डिस्पोज करके उससे जो प्रॉफिट आता है तो उससे सोर्स अपने बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे ना तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, इससे तो सोर्स आते ही नहीं है, ना ही ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर कॉल्ड। अब जो ओरिजिनल जब एंट्रीज हम करते हैं ना उसको जनरल एंट्रीज कहते हैं, लेकिन जब वहाँ से हम उनको लेजर में पोस्ट करते हैं ना फिर उनको जनरल लेजर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 42. फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन एज अ पार्ट ऑफ। अब जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ना ये हमारा एक किस्म के एसेट्स होते हैं, और जो एक्रूड एक्सपेंस होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 43. अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड। ये वही बात आ गई कि जो अनपेड अभी एक्सपेंसेस वो हमारे पास एक्यूरेट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 44. अमाउंट कैश और अदर एसेट्स रिमूव्ड फ्रॉम बिजनेस बाय ऑनर। अब जब भी ऑनर ना अपने यूज़ के लिए बिजनेस से कोई चीज़ भी निकाल लेते हैं ना तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45. अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन अमाउंट इज़। अब जो डेप्रिसिएशन होती है ना जब हम किसी भी मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो वो एज एन एक्सपेंडिचर होती है। तो हम इसे ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 46. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड। अब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना उसमें इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, टैक्सिंग अथॉरिटीज़ ये सारा कुछ आ जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 47. बिजनेस द बिजनेस फॉर्म इन विच द ऑनर्स आर पर्सनली लायबल। अब वो बिज़नेस कौन कौन से हैं जिसमें ऑनर्स पर्सनली लायबल होते हैं, वो होती हैं एक तो पार्टनरशिप होती है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। ये दो चीज़ें हैं बिज़नेस हैं जिनमें जो पार्टनर्स होते हैं ना या ऑनर ये खुद पर्सनली लायबल होते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट कंपनीज में अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 48. द इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल एसेट्स बाय द ऑनर। अब जो कोई भी ऑनर कोई भी एसेट कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करता है ना बिजनेस में तो उससे क्या होता है, उससे हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं और इक्विटी मीन्स कैपिटल में इंक्रीज आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 49. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एक कंपनीज और बाकी एक पार्टनरशिप होती है। तो यहाँ पे जो रिटेलर है ऑप्शन नंबर सी ये हमारे पास करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 50. इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट इन फ्यूचर आर रेफर्ड एज एसेट। ये क्या होते हैं कि वो रिसोर्सेज जो बिज़नेस में हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स दें वो क्या होते हैं, वो हमारे एसेट्स ही होते हैं कि जो हमें फ्यूचर में ही बेनिफिट देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51. एन ऑनर इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड इनटू द बिजनेस। क्या होता है जब ऑनर कोई लैंड बिल्डिंग या कोई भी चीज़ फिक्स एसेट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ना तो उससे क्या होता है, तो कैपिटल में इंक्रीज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52. अ कैश परचेज ऑफ सप्लाइज वुड। अब जो कैश परचेज होती है ना
तो उनका होता है कि टोटल एसेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जहाँ ऑप्शन नंबर ए है जो हमारे पास, ना तो ओनर इक्विटी डिक्रीज उससे होती है, ना तो उससे लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, एन ऑनर इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस वुड, वही बात है कि ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे एसेट्स में इंक्रीज आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, द पेमेंट ऑफ रेंट ईच मंथ फॉर ऑफिस स्पेस वुड, अब जो होता है ना, जब हम हर मंथली बेसिस पे रेंट पे करते हैं, उसे क्या होता है कि हमारा एसेट एक किस्म का कम ही होता है, हमारे पास से कैश जा रहा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 55, रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, जो रियल अकाउंट्स होते हैं ना, उसमें हम क्या डील करते हैं, हम उसमें एसेट्स वगैरह डील करते होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आ गया क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड यूजुअली हैव अ डेबिट बैलेंस, अब जो हम अपने अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो एसेट्स होते हैं ना हमारा, उनका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो कैश यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा एक एसेट होता है, तो हम इसका हमेशा डेबिट बैलेंस लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 57, क्विक एसेट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, अब क्विक एसेट्स वो होते हैं कि जिनको हम इमीडिएटली यूज़ कर सकें। तो इसमें हमारे पास एक तो कैश आ जाता है, दूसरा डेटर्स जो कि अकाउंट्स रिसीवेबल भी जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज़ इक्वल टू, अब जब हम इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम ऐड करते हैं ना, तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो इसलिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 58 है ना, उसका डी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर है। क्योंकि जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के उसमें से सेल्स लेस करते हैं ना, तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट से आगे फिर हमने अपनी इनकम उसमें ऐड करनी होती है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल के लेस करके फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन अब जब हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेट इनकम इनको ऐड कर देते हैं ना, रिवर्स कर देते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 59, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पाकिस्तान कैन बी फिक्स एज द फॉलोइंग, अब वही आ गया है, तो यहाँ पे 20 आंसर राइट है। तो आ गया है क्वेश्चन नंबर 60, बैलेंस शीट इज़ ऑलवेज प्रीपेयर्ड, अब जो बैलेंस शीट मैंने पहले भी बताया कि एज ऑन स्पेसिफिक डेट होती है, तो जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होती है वो फॉर द ईयर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। आगे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ अगर कनेक्ट रहना चाहते हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और इनके साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।